नमस्ते साथियों। तो सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करो साथियों, ताकि सारा मॉडल पेपर आपको समझ में आ जाए साथियों। आप बीच में छोड़कर भाग जाते हो तो एक निवेदन है कि मॉडल पेपर को पूरा देखना साथियों। ओके, तो देखो साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मॉडल पेपर। किसका देखेंगे साथियों? क्लास 12 का मॉडल पेपर देखेंगे साथियों, जो हिंदी अनिवार्य का है। ओके, आपकी एग्ज़ाम कब से है? कल यानी कि 14 दिसंबर से आपकी एग्ज़ाम है साथियों। ओके, 14 दिसंबर से आपका एग्जाम है साथियों। बिल्कुल नया तरीके से आपका जो मॉडल पेपर आया है साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आया है। इसके माध्यम से आपका पूरा मॉडल पेपर सोल्व हो जाएगा साथियों। ओके, और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर में इसे आएंगे। मॉडल पेपर का मकसद क्या होता है कि इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके साथियों, यहाँ पर क्या लिखा आया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि जो आपका निर्धारित के पाठ्यक्रम का जो क्रम है, सिलेबस है, उनके उसके आधार पर ये बनाया गया है साथियों। ओके, 3.25 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा साथियों। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 की एग्जाम में चल रही है साथियों, आपकी हाफ ईयरली। ओके, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र में नामांकन अनिवार्य लिखा गया। रोल नंबर आपको जरूर लिखना है, क्योंकि कभी भी चेकिंग वाले आ सकते हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ रहे। कहने का मतलब इस प्रकार से है कि यदि खंड ए है, तो इसी का एक ही खंड में लिखे, 2 खंड है तो दूसरे खंड में लिखे, तीसरा खंड चाहे आप इस प्रकार से लिख सकते हो। चाहे पहला क्वेश्चन आपको आ रहा हो तो वहाँ पर कर सकते हो, चाहे 8वां क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कर सकते हो, लेकिन खंड एम है तो खंड एम ही लिखना है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो साथियों, यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है। ओके, निम्न में से कौन उल्टा पिरामिड शैली का भाग नहीं है? तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा स, यानी कि जो मध्य भाग है साथियों, वो इसका उल्टा शैली का मध्य भाग नहीं है। आगे ही बॉडी हो जाएगा साथियों। ओके, बिल्कुल बॉडी हो जाएगा, आंसर को स नहीं होगा, बॉडी हो जाएगा। ओके, बी नंबर का इसका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, बॉडी। आगे है कि रेडियो समाचार लेखन में से 1 से 10 तक की संख्याओं को किस में लिखा जा सकता है साथियों? तो बिल्कुल शब्दों में लिखा जा सकता है। रेडियो लेखन में जो 1 से 10 तक की संख्या लिखते हैं उसको शब्दों में लिखते हैं। तीसरा है कि प्रवासी का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द बताइए। तो बिल्कुल माइग्रेट होगा साथियों। क्या होगा? माइग्रेट होगा, लेकिन इसको कभी कभी ई माइग्रेट भी लिख देते हैं। ओके, इसलिए ई माइग्रेट आ जाए तो उसको भी आप टिक लगा सकते हैं। आगे है कि सेंसेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो स्वच्छता हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? स्वच्छता हो जाएगा। आगे 5 नंबर का है कि क्या प्रश्न है कि चांद रात प्रसिद्ध कविता के संबंध में कौन सी बात सत्य है? जिसका जो चांद रात प्रसिद्ध कविता है उसके जो लेखक है उसको आपको यहाँ पर बताना है। ओके, छठा है कि मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल क्या है? तो उसकी अनूठी मिसाल है नगर योजना, यानी कि मोहनजोदड़ो का ये मकसद यही है कि नगर जो यूबी योजना है उसको जोड़ना इसका मकसद है साथियों। आगे है कि स्वतंत्रता समता भ्रातृता पर आधारित समाज को लेखक ने कैसा कहा? समाज कहाँ है? बिल्कुल आदर्श समाज कहाँ है साथियों। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर का है कि संसार की सबसे सरस रचनाएं किसके मुंह से निकलती है? सबसे अच्छी रचनाएं, तो बिल्कुल जो अवधूत हैं उनके मुंह से बिल्कुल अच्छी क्या निकलती हैं? क्या निकलती है साथियों? रचनाएं निकलती हैं। ओके, कन्फर्म हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि किसमें परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है? तो ये होती है साथियों कुत्तों के अंदर। ओके, कुत्तों में। 10 नंबर का है कि कवि ने साहित्य का रसायन किसे कहा है? तो ये बिल्कुल धन को कहा है। 11 नंबर का है कि रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में रचित है? बिल्कुल आपको खड़ी बोली भोजपुरी ब्रज में नहीं लिखना है, बिल्कुल अवधी भाषा में उसकी रचनाएं की गई हैं। 12 नंबर है कि क्रांति की आशंका से कौन भयभीत रहता है? बिल्कुल यानी कभी भी क्रांति आ सकती है तो शोषित वर्ग को ही उसमें लपेटा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दूसरा नंबर का है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? तो बिल्कुल बोली कहलाता है साथियों। दूसरा है कि रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग कौन सी शब्द शक्ति में करते हैं? तो ये बिल्कुल किसमें? शब्द शक्ति में करते हैं। किसमें? यानी कि रोग शब्दों का प्रयोग शब्द शक्ति में होता है। बिल्कुल ओके। आगे है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। चौथा है कि जहाँ एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवर्ती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भाई तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पांचवा है कि लिपि बाई से दाईं ओर लिखी जाती है तो वहाँ होता है, तो वहाँ पर क्रोष्टी लिपि होती है। कौन सी? करोष्टी। ओके, इस प्रकार से। छठा है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून में शब्द शक्ति है तो सले शब्द शक्ति हो जाएगी। ओके,
यहाँ पर है कि अपठित गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ना है, उत्तर देना है साथियों। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किन दो संस्कृतियों का समन्वय हुआ। तो साथियों प्राचीन भारत की हम बात करें तो संस्कृतियाँ मैंने लिख रखा है, क्योंकि मुझे पता है किन किन का हुआ था, लेकिन भी आपको इसमें ढूंढना है किस प्रकार से। तो द्रविड़ व आर्य दो संस्कृतियाँ उनका समन्वय हो चुका है, यानी कि समन्वय का मतलब खत्म हो चुका है। आगे है कि वर्तमान में किन दो संस्कृतियों के समन्वय की समस्या है। तो ये मुस्लिम व अंग्रेजी संस्कृतियों की समस्या है। तीसरा नंबर का है कि मुस्लिम तथा अंग्रेजी समस्याओं के साथ समन्वय में कठिनाई क्या है भाई। तो उसके सामने कठिनाई की किसे छोड़े। यहाँ पर एक लाइन दी गई है, उसको मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पर इन संस्कृतियों में से हम कितना छोड़े, ये हमारे सामने बड़ी समस्या है। ओके, ये चीज़ आपको लिखनी है। आगे है कि लेखक किसको लज्जा का विषय नहीं मानता है। तो लेखक लज्जा के विषय के बारे में बात करें तो किसको नहीं मानता यार, ये थोड़ा सा मुझे कठिन लगा था, इसलिए इसका एक ढूंढना था साथियों के। और आगे है कि मुस्लिम तथा अंग्रेजी से समन्वय करते समय क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ये भी आपको ढूंढना है। छठा नंबर का उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है तो ये हमारी भारत की संस्कृति, बस आपको ये लिखना है। क्लियर हो, इस प्रकार से आपको गद्यांश को देखना है। और इस गद्यांश को भी आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हो साथियों। क्लियर हुआ। अब आ चुका है खंड व। ओके, शब्द सीमा 40 अपनी किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कवि के मन में किसकी याद है और इसका कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि जो अपनी प्रियतम की याद में कभी कभी रो पड़ता है, उसकी प्रियतम है जो उसको छोड़कर चली गई हैं या फिर देहांत हो चुका है, वो कभी कभी उसकी, और कभी किसकी याद में, तो अपनी प्रियतम की याद में ही ऐसा हो चुका है। और किसकी और कवि पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी छोड़ने पर, वो कभी रोता है, कभी इधर उधर भटकता रहता है, बहुत सारे प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। छठा है कि वक्ता ने वाक्पटुता से मैं बहुत आगे थी पाठ के आधार पर उदाहरण देकर आपको इसको समझाना है साथियों। क्लियर हुआ, तो देखते हैं इसको भी। यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि अगर हम वक्तीन पाठ के आधार पर विवेचना करें तो पाएंगे कि वक्तीन वाक्पटुता में सबसे आगे थी, क्योंकि उसके हर बात का सही जवाब तुरंत रहता था। यानी कि हम किसी बात पर चर्चा करें तो उससे जवाब पूछेंगे तो बिल्कुल उसके मुंह पर उसका जवाब रहता था, यानी वह हाजिर जवाब देती थी, कभी भी नेगेटिव जवाब नहीं आता था उसकी तरफ से। ओके, जब एक बार जब पाठ की लेखिका ने उसके सिर मुंडाने से रोका तो उसका जवाब था कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, यानी जो सर मुंडाता है वह तीर्थ के समान है। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिल्वर बेंडिंग कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो इससे हम क्या शिक्षा मिलती है साथियों। इसका आंसर भी मैंने इसका देख लिया है, चलो देखते हैं। सिल्वर बेंडिंग कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो पीढ़ियों के बीच विचारों में काफ़ी अंतर होता है। दो पीढ़ियाँ होती है, उसमें जो विचार होते हैं, उसमें रहना सहना संस्कार, काफ़ी विचार यानी काफ़ी अंतर हो जाता है साथियों। ओके, जैसे हमारे दादा दादी थे, उनके समय बिल्कुल अलग संस्कार थे, अलग विचार थे, हमारे अभी के समय अलग विचार हैं। और पीढ़ी को अपने विचारों के टकराव को टालना चाहिए। पुरानी पीढ़ी को नई परंपरा और नए परिवर्तनों को सामंजस्य सहन रूप से लेना चाहिए। ओके, उनके साथ सामंजस्य बनाना चाहिए, यानी कि उनके बीच में संबंध बनाना चाहिए। अलग अलग विचारों के साथ अपनी पीढ़ी को शुरुआत करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का कि अकेलापन अथवा एकांत मनुष्य को योग्य बनाता है। जूझ पाठ के आधार पर इसको शुद्ध करना है। तो एकांत में मनुष्य की एकाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और वह अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो जाता है, समापित या फिर समर्पित हो जाता है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से लिखना है, लेकिन अब आधार पर सिद्ध कीजिए, थोड़ा बहुत बड़ा कर देना है इसको। आगे नेट साउंड किसे कहते हैं। नेट साउंड बताना है आपको। तो टेलीविजन में शूटिंग के दौरान जो आसपास की आवाज़ें आती है उसे क्या कहते हैं, उसे नेट साउंड कहते हैं। यानी कि जो प्रकृति के अनुसार जो भी आवाज़ें आती है उनको क्या कहते हैं, नेट साउंड के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे है कि क्रांति में गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनका मुख्य भावना किस मानसिकता का घोतक है। बादल राग के कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। चलो देखते हैं इसका आंसर भी। हमने इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है कि क्रांति की गर्जना से शोषक वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। शोषक वर्ग जो अनेक वर्षों से सभी सुख सुविधाओं और संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रहता है और जनता का शोषण करता है, वह क्रांति गर्जना सुनकर भयभीत हो उठता है और उसे अपने एकाधिकार यानी कि अपना जो अधिकार है उसे सत्ता का नाश होता है और दिखाई देने सत्ता किसे का है, इसमें जनता का नाश होता दिखाई देता है साथियों। क्लियर, इतना बस आपको लिखना है, अपना नंबर 2 नंबर का पक्का है।
देखो साथियों, मैं अथवा वाला किस्सा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगला है 11 नंबर का कि भगत जी बाजार को सारकता को समाज शांति दे रहे हैं। दोबारा सुना, जो भगत जी हैं बाजार को सारकता है और समाज को शांति दे रहे हैं। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है किस प्रकार से उसको दे रहे हैं साथियों। चलो इसको भी देख लेते ही हम। ये देखिए साथियों, बाजार दर्शन पाठ के मुताबिक भगत जी बाजार को सार्थकता प्रदान देते हैं और समाज को शांति देते हैं क्योंकि वे दृढ़ निश्चयी संतोषी स्वभाव के, बिल्कुल अच्छे स्वभाव के हैं साथियों। पॉइंट वाइज देखेंगे आप कि वे निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलते हैं। जो कुछ चूरन का व्यापार करते हैं तो बिल्कुल सही समय पर वो व्यापार बेचने के लिए अपने घर से निकलते हैं। आगे कि 6 आने की कमाई होते ही बच्चे चूरन को मुफ्त में बांट देते हैं, यानी कि 6 यदि उनके पास में 6 आने की कमाई हो जाती है तो वह बच्चों में बिल्कुल मुफ्त चूरन को बांट देते हैं। उनका वह ऐसा सिद्धांत है। तीसरा पॉइंट है कि बाजार में जीरा व नमक खरीदते हैं। बिल्कुल वह बाजार में जाते हैं तो जीरा और नमक खरीदते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं खरीदते हैं। अगला विचार उनका यह है कि वे बाजार में जाकर विचलित नहीं होते हैं। विचलित का मतलब कुछ भी भटकते नहीं है। जो उनको सामान खरीदता है बिल्कुल वह सामान खरीद कर घर आ जाते हैं। आगे हैं कि उनका स्वयं में नियंत्रण, यानी कि जो कुछ भी सोचते हैं करते हैं, नियंत्रण रखते हैं कि हमको ये काम करना है तो बिल्कुल वह काम ही करते हैं। उन्हें अपनी ज़रूरतों का ज्ञान है और उन पर किसी भी प्रकार का बाजार आकर्षण काम नहीं करता। बाजार का जो जादू वाला पार्ट है आपका, बाजार का जादू बाजार का जादू उस पर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह सोच कर जाते हैं कि हमको क्या खरीदना है। अनावश्यक चीज़ें वो नहीं खरीदते हैं। आगे हैं कि वे बाजार में जाकर आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, बिल्कुल चकित नहीं होते हैं, भटकते नहीं हैं। उनमें लालच की भावना विद्यमान है। वो किसी भी चीज़ में लालच नहीं करते हैं साथियों कि हमको ये चीज़ भी खरीदना चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम, जूझ प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी कथन को आपको सिद्ध करना है। चलो देखते हैं भाई इसका आंसर भी। देखो साथियों यहाँ पर नहीं है लेकिन मैं लिख रखा हूँ, मुझे चीज़ों का थोड़ा बहुत अनुभव है इसलिए बिल्कुल सटीक तरीके से मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप भी समझ सकते हो कि मैंने यहाँ का कहाँ स्क्रीनशॉट ले रखा है, वहाँ से आप इसको भी देख सकते हो। हाँ, आनंद यादव द्वारा लिखी गई कहानी जूझ प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच संघर्ष की कहानी है इस प्रकार से। तो इस कहानी में नायक आनंद को पढ़ाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आनंद के पिता स्कूल जाने से मना कर देते, आनंद है उसको उसके पिताजी मना कर देते, पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, तुम काम धंधे करो। इसलिए आगे है कि आनंद ने अपनी माँ का समर्थन लेकर देसाई सरकार की मदद ली। कहने का मतलब है अपनी माँ का समर्थन, उसको समर्थन का, उसका वोट उसकी तरफ था, अपनी माँ उसकी तरफ थी साथियों। आगे है कि आनंद ने दादा और देसाई सरकार के सामने अपना पक्ष रखा और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। कुछ आरोप लगाए होंगे तो उनका उन्होंने सटीक तरीके से जवाब दे दिया। पाठशाला में भी आनंद को नए माहौल में ढलने और कविता लिखने में संघर्ष करना पड़ा। ओके, नए माहौल में ढलना, कविता लिखने में संघर्ष करना पड़ा। किसी अलग माहौल में जाते हो आप तो वहाँ पर कुछ 1-2 महीने तक आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। और कविता लिखने का संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब है कविता लिखते थे वो, उस पर शुरू ही किया था। ओके, ये मेहनत करे थे साथियों। ओके साथियों, 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि सिल्वर बेडनी कहानी आधुनिक पारिवारिक मूल्यों के विघटन का यथार्थ चित्रण है, उदाहरण सहित कथन की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है कि सिल्वर बेडनी कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने आधुनिक समाज की विसंगतियों को उजागर किया है। ओके, इस कहानी में आधुनिक इस दिखावटी जीवन शैली एवं पारंपरिक संस्कार एवं मूल्यों के टकराव को अभिव्यंजित भी किया है। ओके, मानव मूल्यों, भाईचारा, रिश्तेदारी, बुजुर्गों का सम्मान आदि का आशय पर जानना। ओके, यहाँ तक इसका आंसर है, यानी कि बुजुर्गों का सम्मान आदि किया, इसके माध्यम से हमको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि आजादी का अमृत महोत्सव विषय पर एक आपको आलेख तैयार करना है साथियों। यदि मेरे पास होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों मेरे पास पढ़ा है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के बारे में प्रगतिशील है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को शुरू होती है। ओके, इस प्रकार लिखना है, जो हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू करती है और 15 अगस्त 2023 को 1 वर्ष के बाद समाप्त होगी। इस प्रकार से आपको कुछ आलेख लिखना है, इस प्रकार से लिख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है कि कवि रघुवीर सहाय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय आपको लिखना है, जो अपनी किताब से आप देकर लिख सकते हो। देखो साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अपना जो कवि परिचय है वो आपको हर पाठ, किसी पाठ में से पूछ सकता है, इसलिए आपको यदि याद करना है इसको 4 नंबर मुफ्त में आप ले सकते हो। और अथवा में यहाँ पर दिए गए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परिचय लिखना है, तो आप इसको भी लिख सकते हो साथियों, लेकिन मैं आपको इसका परिचय बता देता हूँ।
तो उनका व्यक्तित्व विवरण इस प्रकार से है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्यक्तित्व इस प्रकार से दिया गया है कि वे एक समाज सेवी, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक और यानी कि समाज सेवी थे, विद्वान यानी कि बड़े व्यक्ति, दार्शनिक थे, वैज्ञानिक और धैर्यवान यानी कि विद्वान का मतलब उसको हर चीज़ का ज्ञान था साथियों। आगे है कि वे एक समाज सेवी और समतावादी समाज के पक्षधर भी थे। ओके, उनके विचार, योगदान समाज भी भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में प्रासंगिक हैं और उनका लक्ष्य है ताकि समाज असमानता दूर करने के लिए दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना, यानी कि जो दलित व्यक्ति है उनसे छुआछूत को दूर करना था, ऐसे समझो। वे भारतीय संविधान के जनक थे। संविधान के जनक कौन थे साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उच्च शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री भी बने थे। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से साथियों। खंड द में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रसंग व्याख्या की, जिस प्रकार से आपको इसकी व्याख्या करनी है और अथवा में इसकी व्याख्या करनी है। 17 नंबर में आपको गद्यांश की करनी है साथियों। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सचिव राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें परिचय एवं स्टीचर करने का विवरण हो। क्या करना है इसमें? आपको एक निविदा तैयार करना है। यदि आपको निविदा आता है तो उसकी विधि के अनुसार आप किसी भी प्रकार की निविदा तैयार कर सकते हो। यदि नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, आपको भी निविदा लिखना सिखा देंगे। आगे है कि नगर निगम जयपुर द्वारा कर्मचारियों की प्राथमिक बढ़ोतरी के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति तैयार करनी। इनके संबंध में जो भी बातचीत की उनकी प्रेस विज्ञप्ति आपको जारी करनी है, उस पर आपको एक विज्ञप्ति लिखनी है। चलो ये कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको दोनों चीज़ आती है तो आप लिख सकते हो, नहीं आती है तो मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा साथियों। बेग निबंध आएगा साथियों, इनमें से आपको एक पर निबंध लिखना है साथियों। अनेकता में एकता यानी कि भारत की विशेषता, युवा पीढ़ी देश की, इस प्रकार का आपको एक मॉडल पेपर आएगा साथियों। यानी कि मॉडल पेपर का मतलब है कि आपके सामने ऐसा पेपर आएगा साथियों। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ो इस बात को, इस प्रकार से आपको लिख देना है। यदि किसी प्रकार की आपको कमी यानी कि महसूस हुई है कि समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना साथियों। ओके साथियों, यदि मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।